नेक्स्ट IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्कोप की हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें ये कवर करता है। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कवर करता है। कौन से वाले? जो टेंजिबल होते हैं। रिमेंबर, अक्सर हमारे नॉन करंट एसिड्स जो हैं वो इनटेंजिबल भी होते हैं, वो IAS 16 में कवर नहीं होते। वो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई होता है। देन एनी एसिड हेल्ड फॉर यूज, फॉर द बिजनेस यूज। कोई भी नॉन करंट एसिड आपने बाय किया है, या तो आप उसको अपनी प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं या अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने में यूज कर रहे हैं। इट कैन बी लैंड, इट कैन बी बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, सो ऑन। एंड इनकी यूजफुल लाइफ जो है वो मोर देन अ ईयर होती है। तो ये सारे एसिड्स जो हैं ये कवर होते हैं आपके IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। अक्सर हमारे पास नॉन करंट एसिड होते हैं जो हमने बाय किए होते हैं। जैसे हमने लैंड बाय की है, फ्री होल्ड लैंड हमने बाय की है, लेकिन उसको हम अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए हमने बाय किया। तो उसके लिए फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, क्योंकि वो बिजनेस यूज नहीं हो रहा, उसका कोई बिजनेस यूज नहीं है, बल्कि उसको हमने बाय किया है ताकि हम उसको क्या करें, उसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए होल्ड करें। तो वो फिर IAS 16 उस पर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, कॉस्ट कैसे डिटरमिन करते हैं? और यह कॉस्ट होती क्या है? बीइंग अ टर्म, अमाउंट पेड टू एक्वायर एन एसेट और टू ब्रिंग इन वर्किंग कंडीशन। कॉस्ट हर वो अमाउंट जो हमने पे की है, या तो एसेट को बाय करने के लिए, या बाय करने के बाद उसको प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए, या उसको करंट वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। क्योंकि देखो, जैसे आप एयर कंडीशनर बाय करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको आप आउटलेट से लेके आओगे और डायरेक्ट आप कमरे में रख के चला दोगे। उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन भी करनी पड़ती है। या अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर रहे हो, तो उसमें आपको एजेंट को या सॉलिसिटर को आपको फीस वगैरह देनी पड़ती है। ये सारी की सारी डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, विच आर नेसेसरी टू इंकर टू ब्रिंग दैट एसेट इन अ वर्किंग कंडीशन। तो ये सारी की सारी कॉस्ट का हिस्सा बनती है। फिर एक और टर्म है यहाँ पे, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू निकालने के लिए भी पूरा एक स्टैंडर्ड है, IFRS 13। ये फेयर वैल्यू के साथ डील करता है। तो IFRS 13 ने हमें डेफिनेशन बताई हुई है। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल willing parties in an arm's length transaction। फेयर वैल्यू क्या होती है? अगर आप अपना नॉन करंट एसेट या कोई भी एसेट सेल कर रहे हैं फेयर वैल्यू पे, तो कैसे डिटरमिन करेंगे कि क्या फेयर वैल्यू होती है? फेयर वैल्यू वो अमाउंट होती है जब भी दो पार्टीज, पार्टी ए जो कि सेलर है एंड पार्टी बी जो कि बायर है, इन दोनों के बीच में जो अमाउंट डिसाइड होती है अंडर सम कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? कि दोनों पार्टीज जो है वो नॉलेजेबल हो, उन्हें पता हो कि हम कौन सा एसेट बाय कर रहे हैं, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इस एसेट के फीचर्स क्या है, उनको पता होना चाहिए। सेकेंडली, वो पार्टीज जो है वो विलिंग पार्टीज होनी चाहिए, अपनी अपनी इंटरेस्ट से वो उस एसेट को बाय कर रही हो, कोई इनको फोर्सफुली सेल ना कर रहा। एंड इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्डिनरी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अक्सर क्या होता है कि दो पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को एसेट सेल करते हैं, बट वो कमर्शियल बेसिस पे नहीं करते, ड्यू टू एनी रीजन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास घर है और मैं अपने भाई को सेल करूंगा, तो मार्केट वैल्यू अगर उसकी $1000 होगी, तो मैं अपने भाई को शायद $700 पे सेल करूंगा। तो इट डजेंट मीन कि मेरी बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो $700 थी। नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई था, मेरा उससे रिलेशनशिप था, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्काउंट दिया। तो वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। कमर्शियल ट्रांजैक्शन वो होती है जो जितनी उसकी रियल वैल्यू है उसी पे आप सेल कर रहे हो। अब जब वही घर में किसी आउटसाइडर को सेल करूंगा, तो मैं $1000 का करूंगा, अपने भाई को कर रहा हूं तो 700 का कर रहा हूं। तो फेयर वैल्यू जो है वो $1000 होगी, वो $700 नहीं होगी। तो वो अमाउंट कि जब दो पार्टीज एसेट्स एक्सचेंज कर रही हैं और दोनों पार्टीज नॉलेजेबल हैं और विलिंग पार्टीज हैं, और एक एक ऑर्डिनरी कमर्शियल ट्रांजैक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, कोई अननेसेसरी डिस्काउंट्स नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट्स नहीं दिए जाते, उसमें भी डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, लेकिन वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को दिए जाते हैं जो आपका कस्टमर है, जिससे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है या आपका कोई वो स्पाउस वगैरह नहीं है। तो वो उसी को हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल फेयर वैल्यू। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आगे जाके हमने
रिवैल्यूएशन मॉडल डिस्कस करना है, जो नॉन करंट एसेट की वैल्यूएशन के लिए या मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं, तो वहां पर हम फेयर वैल्यू को फिर हमें डिटरमिन करना होता है। इसके बाद है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या होता है कि साल के एंड पे जब आपने एसेट अपना यूज कर लिया, उसके बाद जो वैल्यू बच गई, जो आप बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर रहे हो एज अ क्लोजिंग बैलेंस, वो क्या वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसेट बाय किया $10,000 कॉस्ट पे, उसमें से आपने माइनस कर दी इस साल की डेप्रिसिएशन $2,000, और फिर उसमें से आपने माइनस कर दिया इम्पेयरमेंट लॉस। लेट सपोज इम्पेयरमेंट लॉस है $1,000, तो आपकी एंड पे कैरिंग वैल्यू बच जाएगी $7,000। अब ये कैरिंग वैल्यू जो है ये जाके रिपोर्ट होगी, इसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। ये टर्म्स मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि हम इंटरचेंजेबली इनको यूज करते हैं। इनको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं और इनको नेट बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही होती है। अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ये आगे का टॉपिक है, बट इम्पेयरमेंट लॉस का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। एक नॉन करंट एसेट जो आपने बाय किया था 1-2 साल पहले, उसकी कैरिंग वैल्यू आपके पास आ रही है $1,000, लेकिन उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है, आप यहां पर समझ लें कि एक तरह से मार्केट वैल्यू। अब उसकी मार्केट वैल्यू है $800। तो जब आपको पता है कि आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू $1,000 है, मार्केट वैल्यू $800 है, तो अगर आप कैरिंग वैल्यू पे ही उस एसेट को रिपोर्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो कैरिंग वैल्यू से कम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि $200 की वैल्यू जो है वो गिर गई है, इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको रिपोर्ट करते हैं, ये F3 का टॉपिक नहीं है, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया। क्लियर विद ऑल दीज टर्म्स? Yes, sir. कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? आपने कहा था कि सर फेयर वैल्यू का एक क्वेश्चन है। जी जी हेलो जी तना, क्या क्वेश्चन है जैसे फिर? आपने कहा कि आपने एक प्रॉपर्टी जो है जैसे आपने कहा कि आपने अपने भाई को जो है प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो और कम वैल्यू पे कर रहे हो और मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा है, तो फेयर वैल्यू वो लो जो आप जिस वैल्यू पे आप सेल कर रहे हो वो वाली होगी या जो मार्केट वैल्यू होगी? नहीं, कमर्शियल वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसमें मैं अपने भाई को नहीं, बल्कि किसी भी आउटसाइडर या किसी भी स्ट्रेंजर को अगर मैं वो बिल्डिंग सेल करूंगा तो किस प्राइस पे करूंगा, मैं आउटसाइडर को जिस प्राइस पे सेल करूंगा वो उसकी फेयर वैल्यू होगी। मैं अपने रिलेटिव को या भाई को या स्पाउस को जिस वैल्यू पे सेल कर रहा हूं वो कभी भी फेयर वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है। क्लियर? ओके यहां यस तक क्लियर है? ओके। यस सर। अच्छा, इसके बाद है I-16 में रिकग्निशन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जब भी हमने नॉन करंट एसेट को रिकग्नाइज करना होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसकी क्या कंडीशंस है। किसी भी एसेट को फर्स्ट टाइम आपने जब रिकग्नाइज करना है कि ये हमारा नॉन करंट एसेट है और उसको हमने रिकॉर्ड करना है, तो उसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोबेबल हो दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, ये प्रोबेबिलिटी इसकी होनी चाहिए कि आज मैंने एसिड बाय किया है एंड इट्स प्रोबेबल कि जब मैं उसको फ्यूचर में यूज करूंगा तो उससे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स में रिसीव करूंगा, प्रोबेबिलिटी इसकी हाई होनी चाहिए। सेकंड, कि जो भी एसिड आपने बाय किया है उसकी जो कॉस्ट है वो आप विद रिलायबिलिटी मेजर कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं मैंने एक एसिड लिया लेकिन मैं उसकी कॉस्ट डिटरमिन नहीं कर पा रहा कि कितनी उसकी कॉस्ट मैंने पे की है, ड्यू टू एनी रीजन मैं उसको डिटरमिन नहीं कर पा रहा, तो वो एज अ एसिड रिकग्नाइज नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैं शॉप पे गया, मैंने एयर कंडीशनर बाय किया, मैंने $1,000 दिया, प्लस थोड़ी सी और डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे की, जैसे कि डिलीवरी कॉस्ट या कस्टम ड्यूटी या कुछ और, फिर मैंने एंड पे टोटल किया तो इतनी मेरे पास कॉस्ट आ गई। अब ये विद रिलायबिलिटी में मेजर कर पा रहा हूँ कॉस्ट को, तो अगर तो विद रिलायबिलिटी में कॉस्ट को मेजर कर पा रहा हूँ फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही हो किसी नॉन करंट एसेट के लिए या किसी आइटम के लिए, तो उसको हम कभी भी एज अ नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक तो ये हायर प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए
कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट होंगे और उसको मैं रिसीव कर पाऊंगा, एंड सेकंड कि जो भी उसकी कॉस्ट है उसको एक रिलायबिलिटी के साथ मैं मेजर कर सकता हूँ। क्लियर विद दिस थिंग? Yes, sir.